हाँ नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में क्लास 12 हिंदी विधान पहला चैप्टर सिल्वर बैंडिंग का तीसरा पार्ट देखा। आज उसके आगे चौथे पार्ट में हम लोग चलते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंदा के ही शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते थे और झेपी सी हंसी जैसे वो करते थे वैसे ही ये भी हंसा करते थे, यानी कि सभी क्रियाकलाप उन्होंने उनके सीख लिए थे। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे यशोधर बाबू नित्य प्रति या हर दूसरी शाम, जैसे एक दिन छोड़ करके भी कभी कभी उनके दरबार में हाजिरी लगाने जरूर पहुंचते थे। अब आगे स्वयं किसंदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना, यानी कि अपना मानस पुत्र समझते थे किसंदा इनको, यशोधर बाबू को। तो जब भी सैर के लिए सुबह वो किसंदा भी जब थे पहले निकला करते थे तो उनके क्वार्टर में यानी यशोधर बाबू के क्वार्टर में जरूर झांका करते थे। शहर से आए और झांक लेते थे, देख लेते थे, पूछ लेते कि आप स्वस्थ धनी बुद्धिमान है कि नहीं, बन रहे हैं कि नहीं, ये क्रियाकलाप अपने जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं, यानी कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहे हो ना भाऊ, ऐसा कहना वो भूलते नहीं थे। उनको भाऊ नाम से संबोधित करते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। जब दिल्ली में आए शुरुआत में, यानी कि देर से उठने की उनकी आदत थी, यानी कि देर में थोड़ा जागा करते थे। किसंदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना, लेकिन किसंदा के संरक्षण में उन्हें रहना था तो झकझोर के वो उनको उठा दिया करते थे यशोधर बाबू कि सुबह सुबह घूमने जाना ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो उठा दिया करते थे। साथ में वो अपने सैर के लिए भी ले जाया करते थे, यानी प्रातःकालीन भ्रमण के लिए किसंदा जाते थे और यशोधर बाबू को जबरदस्ती जगा करके उनको भी अपने साथ ले जाया करते थे। और उन्होंने ही ये मंत्र उनको दिया था यशोधर बाबू को कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि जल्दी जागना और जल्दी सोना मनुष्य को स्वस्थ धनी और बुद्धिमान बनाता है। ये प्रेरणा भी उन्हें किसंदा से ही मिली थी। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे, यानी कि दूसरे क्वार्टर में नौकरी लग गई, वो रिटायर्ड हो गए, इनको दूसरा क्वार्टर मिल गया और अपनी गृहस्थी में डूब गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए। जब पूरी तरीका से यशोधर बाबू अपनी गृहस्थी में डूब गए तो किसंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि जिसको मैंने अपना मानस पुत्र समझा है वो भाऊ, वो यशोधर अपने सवेरे उठता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि अपने परिवार में लीन हो गया हो फिर देर से उठने की उसकी आदत पड़ गई हो। तो यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है, भाऊ कह करके कोई संबोधित करता है, यानी माता पिता तो है नहीं लेकिन फिर भी हमारी देखभाल करने वाला, हमारे ऊपर ध्यान करने वाला कोई ना कोई है, भले वो हमारे गुरु हों चाहे हम उनको बड़ा भाई अपना मानते हों। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते हैं, हर सुबह किसंदा से अनुरोध करते हैं। अब जैसे उनके घर में उनका हालचाल पूछने के लिए किसंदा पहुंच गए क्वार्टर में यशोधर बाबू के, तो जैसे सुबह सुबह कोई भी आ जाता है तो चाय के लिए पूछ लेते हैं लोग बाग, तो यशोधर बाबू भी उनसे अनुरोध करते थे यशोधर बाबू कि गुरुदेव आप आइए, बैठिए, चाय पी करके जाइए। किसंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर लेते, यानी कि बैठ जाते उनके कहने से। यशोधर बाबू ने किसंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, घर में दफ्तर में अलग अलग रूपों में, यानी कि उनके कई रूप देखने को मिले किसंदा के, यशोधर बाबू को। लेकिन किसंदा जी की जो छवि उनके मन में बसी है, कई प्रकार के उनके रूप दिखाई दिए किसंदा के, यानी कि कई प्रकार का उनका स्वरूप बन पड़ा, दिखाई दिया। लेकिन एक छवि उनके मन में आज तक बसी हुई है। वो कैसी छवि है? वह सुबह की सैर को निकले किसंदा की, कि हमारे गुरु जो किसंदा हैं सुबह सुबह सैर करने के लिए जा रहे हैं, कौन सी उनकी पोशाक है, हाथ में क्या लिए हैं, वो सैर करने वाली छवि उनके दिमाग में आज भी बसी हुई है। कैसे, किस रूप में जाया करते थे सैर करने के लिए? कुर्ता पजामा, यानी कुर्ता पजामा पहनते हुए किसंदा जब सैर करने के लिए सुबह जाते, कुर्ता पजामा, ऊपर से ऊनी गाउन पहने हुए, यानी कि सदरी टाइप की पहन लीजिए, सर्दी का मौसम है कुछ तो ये ऊनी गाउन ऊपर से कुर्ता पजामा के ऊपर पहने हुए और सिर पर गोल बिलाई टोपी लगाए हुए, गोल टोपी सिर पर धारण किए हुए, और पांव में ऐसा नहीं देशी खड़ाऊ ये धारण किया करते थे, और हाथ में कुत्ते भगाने के लिए एक छड़ी भी उनके हाथ में रहती थी। यानी कि ये उनका स्वरूप रहता था जब वो सैर करने के लिए सुबह जाया करते थे घूमने के लिए। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, किसंदा
यानी कि जब तक दिल्ली रिटायर्ड होने के बाद भी कुछ समय तक वो क्वार्टर में रहे थे लेकर के अपना किराए से, तो जब तक भी वो दिल्ली में रहे यशोधर बाबू ने उनके पट्ट शिष्य यानी कि सबसे अच्छा शिष्य जिसको माना जाए और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी तरह से निष्ठा से निभाई। यानी कि जितने लोगों को किशनदा ने शरण दी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हम ही हैं, ऐसा उन्होंने दर्शाया। किशनदा के चले जाने के बाद जब किशनदा चले गए, अपने गांव चले गए होंगे, तो उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश भी उन्होंने की यशोधर बाबू ने, कि हमारे गुरु तो जैसे चले गए तो हम उनकी परंपराओं को हम निर्वहन करें, निभाएं। और इस कोशिश से पत्नी और बच्चे नाराज हो जाते हैं, नाराज किया। यानी कि उनकी आदतों से पत्नी और उनके बच्चे नाराज हो जाते हैं कि अपने बस किशनदा की ही तुम बातें करते रहते हो, बस जो वो चीजें बता गए चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, बस उसी को तुम लकीर का फकीर मानते हुए अपने जीवन में उतार लिए हो। तो पत्नी और बच्चे कभी कभी नाराज हो जाते हैं। घर में होली गवाना, जनेऊ पुण्यों के दिन सब कुमाइयों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, होली गवाना। जैसे किशनदा थे पहले, जैसे होली का आजकल भी प्रचलन है, कई जगह होली के समय फागे गाए जाते हैं, होली के गीत गाए जाते हैं। तो ये किशनदा जो थे इन चीजों के शौकीन थे, यानी कि होली गीतों का आमंत्रण किया करते, होली गीतों को गवाया करते थे। तो वही परंपरा ये भी निभा रहे हैं यशोधर बाबू। कुमाइयों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। जैसे एक आपका पर्व आता है श्रावणी पर्व। श्रावणी पर्व हिंदू धर्म में जो होता है ना, वो यज्ञोपवीत बदलने का पर्व है। यानी कि अगर हम साल भर यज्ञोपवीत अपना जनेऊ जिसको कहते हैं पहने रहे, तो इसका जीर्णोद्धार कर ले, हम पुराना जनेऊ निकाल करके नया जनेऊ धारण करें, वो श्रावणी पर्व में किया जाता है कार्य। तो ऐसा कभी कोई जो पर्व आता तो कई कुमाइयों को बुला करके, कई ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में यज्ञोपवीत संस्कार कराते, उनका जीर्णोद्धार करवाते, नवीनीकरण कराते। तो ये सब कार्य उनके जाने के बाद, किशनदा के जाने के बाद यशोधर बाबू ने शुरू कर दिए। रामलीला करवाया करते थे किशनदा, तो रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, यानी कि रामलीला करवाना, रामलीला का आयोजन, और रामलीला में जो कलाकार आते थे रामलीला करने के लिए, उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए अपने क्वार्टर में से ही एक क्वार्टर दे देना। तो यशोधर बाबू ने किशनदा से ये सब गुण विरासत में ले लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च कि बताओ तो ये जाने कितने आयोजन करते रहते हैं, इन पर जाने कितना खर्च करते रहते हैं। और आयोजन कराएंगे, माइक लगेंगे, लाउड स्पीकर लगेंगे, शोरगुल होगा, तो इसके खर्च से, इसके शोरगुल से दोनों ही सख्त नापसंद थे। यानी कि ना बच्चे पसंद करते थे ये चीजें, ना उनकी पत्नी किया करती थी। बदतर यही कि उन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह अब रह नहीं गया था, कोई ज्यादा उत्साह ही नहीं था इन कार्यक्रमों को देखने के लिए। लेकिन यशोधर जी मानते हैं, चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, कि हमारी उम्र बढ़ गई है और समाज हमें ये माने कि ये हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों से भी श्रेष्ठ हैं। जब समाज ही ना हो, समाज ही ना रहेगा, हम समाज के लोगों को पूछेंगे नहीं, तो यह पद उन्हें क्यों कर मिलेगा। इसलिए हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कोई कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें। देखो उनकी दिली इच्छा है, वो मन से चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा आदर करें, और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। देखो किशनदा ना इनके कोई सगे संबंधी थे, फिर भी उन्होंने शरण दी तो हर चीज, एक एक कार्य वो किशनदा से पूछ करके यशोधर बाबू किया करते थे। तो वो वही चीज की याद करते हैं, जैसे किशनदा का आदर सम्मान मैंने किया, मेरे बच्चे मेरा सम्मान करें। कोई कार्य करना है तो मुझसे सलाह लें, पूछें, ये उनकी मन की इच्छा रहती थी। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। यशोधर बाबू सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते कि जो हमने कह दिया वो वास्तव में सही है, अगर कहीं हम गलत हैं तो बच्चे लोग भी बता सकते हैं। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताचा, बिल्कुल कोई हमसे सवाल ही नहीं करता है, न पूछा न ताचा, जिसके मन में जैसा आया सो वो करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी। आज के बच्चों को संबोधित करते हुए यशोधर बाबू कहते हैं कि वास्तव में हम इस चीज को मानते हैं कि आज आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों का ज्ञान हमारे ज्ञान से भले ही बढ़ा हो, भले ही बढ़ गया हो, आप लोगों ने हमसे ज्यादा जरूर पढ़ लिया हो, लेकिन एक्सपीरियंस का भी सब्स्टिट्यूट ठहरा। बच्चे यही उत्तर देते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट ठहरा।
यानी कि बेटा भले ही बड़े हो जाए पढ़ लिख करके, लेकिन जो समाज हमने देखा है वो बच्चों ने अभी नहीं देखा है। मानो ना मानो, झूठे मुंह से ही सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे उत्तर देते हैं, जब वो अपने बच्चों को कह देते हैं कि भले झूठे मुंह ही पूछ लिया करो अपने पिताजी से कोई कार्य करने के लिए, तो क्या उत्तर देते हैं उनके बच्चे कि बब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं वो बात मैं आपसे कैसे पूछूं, उन बातों के लिए मैं आपसे कैसे पूछूं। तो ये सब दिमाग में उनके बातें कौंध रही हैं, आज चल रही हैं, बैठे प्रवचन में है, याद आ रही ये सब बातें, यानी कि मन उनका भटक रहा है, स्थिर नहीं है। तो प्रवचन सुनने के बाद चलो जैसे तैसे उन्होंने प्रवचन सुना, जितना भी सुन पड़ा और चल दिए उठ करके। यशोधर बाबू सबसे पहले सब्जी मंडी गए, जैसी कि उनकी आदत है घर पहुंचने से पहले सब्जी मंडी में सब्जी लेकर के घर पहुंचना। तो यशोधर बाबू को अच्छा लगता कि देखो रोज की आदत है कि मैं ही सब्जी लेकर के घर पहुंचता हूं क्वार्टर में, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि पिताजी अब आपका बुढ़ापा है, सब्जी लेने, दूध लेने, राशन लेने, फल लेने अब आप नहीं जाओगे, आज से आप नहीं जाओगे, हम 3 बेटे हैं, आपका कार्य अब हम कर दिया करेंगे। तो किसी भी बेटे ने यह प्रस्ताव नहीं रखा। दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर के दालें खरीदना, दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, ऐसा किसी भी बच्चे ने मुझसे आज तक नहीं कहा। अब हम कर दिया करेंगे। अगर ऐसे झूठे मुंह से ही बच्चे पूछ लेते तो कितना अच्छा लगता। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, यशोधर बाबू ने खुद ही कह दिया कि जब वे एक दूसरे से कहने लगे, हमने खुद एक बार, यशोधर बाबू कहते हैं कि एक दिन तो मैंने खुद अपने बेटों से, 3 बेटे मेरे सामने बैठे थे, बेटी भी थी, मैंने खुद कह दिया कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब मैं थक जाता हूं, थोड़ा बहुत मेरा कार्य आप लोग भी किया करो। अब 3 बेटों ने जब ये बात सुनी कि पिताजी ये कह रहे कि अब हमारा काम आप लोग कर दिया करो, तो 3 बेटे एक दूसरे का सिर ताकने लगे, मुंह की तरफ देखने लगे, एक दूसरे से कहने लगे तू किया कर, तू चला जाया कर। दूसरा कहता तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा एक प्रश्न से, इतना कोहराम मच गया, इतना शोरगुल, इतना लड़ाई झगड़ा जैसा माहौल उस घर में हो गया सिर्फ एक प्रश्न से। लड़कों ने एक दूसरे को इतना भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया कि आज से अब नहीं कहेंगे, बेकार है कुछ कहना। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पा गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, एक ही विचार रहता है। जब से थोड़ी बहुत बच्चे कमाने लगे, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए, जिन कामों को करने के लिए आप हम लोगों को कहते हो, हम बच्चों को कहते हो, एक नौकर क्यों नहीं रख लेते हो। नौकर रख लो, ईजा को भी आराम हो जाएगा, यानी कि माँ को भी आराम हो जाएगा। घर में नौकर नौकरानी रख लोगे तुम अगर, तो कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए, जैसे पिता तो अपने आप चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे बुढ़ापे में काम करके, लेकिन वो और नमक छिड़क रहा है, जैसे जले में नमक छिड़क दिया जाता है तो कितनी परेशानी होती। तो नमक छिड़कती हुई यह भी कहता है कि चलो आपकी तनख्वाह कम है, आपको सैलरी कम मिलती है, चलो नौकर रख लो, मेरे कहने से नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा, तुम ना देना, लेकिन रख लो नौकर, लेकिन हम लोग काम नहीं करेंगे। तो बताओ उस पिता को कितना बुरा लगता है सुनने में। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है, उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यही सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता। ठीक है, कभी कभी तो पिता सोचता है कि बेटा जैसे कमा करके लाता, कभी एक आध बार अपनी कमाई का कुछ अंश हमारे हाथ में ही रख दे, लेकिन ठीक है, मन को अपना समझा लेते हैं कि चलो उसके हाथ में भी नहीं आता, खाते में ट्रांसफर होती है उसकी सैलरी, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारी सलाह लेना मुझे आवश्यक नहीं है। कभी कभी बेटा ऐसा भी कह देता है कि आपको क्या करना है, मैं जो काम कर रहा हूं तो कर रहा हूं, अपने पैसे से, अपनी कमाई से मैं कर रहा हूं, इसमें तुम्हें रोका टोकी करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो बताओ यशोधर बाबू को सुनने में कैसा लगता होगा। ऐसा भी कभी कभी उनका बेटा कह देता है। आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें, आपकी सैलरी से, आपकी तनख्वाह से हम ये कार्य नहीं करते जो आप इतना नुक्ताचीनी निकालते हो। इस क्रम में बेटे ने पिता को यह क्वार्टर तक अपना बना लिया।
अपना वेतन अपने ढंग से इस घर पर खर्च कर रहा है, वो उसका सैलरी है, उसकी सैलरी है, तो अपने ढंग से ही उसने खर्च करना शुरू कर दिया। मुझसे एक शब्द भी वो पूछता नहीं है कभी। कभी घर में, कभी अपने क्वार्टर में वो लड़का जो कमाने लगा कारपेट बिछवा रहा है, बढ़िया बढ़िया सी कालीन नीचे बिछवा रहा है फर्श में, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा उसके क्वार्टर में आ रहा है, कभी डंलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज आ रहा है, कभी टीवी, कभी फ्रिज, यानी कि ये सब चीजें वो लगवाता आ रहा है। क्या हुआ है? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया, ये टीवी आपके लिए है, ये कभी उसने एक शब्द आज तक नहीं कहा। कहता यही कि मेरा टीवी है, समझे, सभी घरों को सुना देता है, घर के सदस्यों को, ये मैं अपनी कमाई से लाया हूं, ये मेरा टीवी है, ये और समझा देता है हम लोगों को। इसे कोई ना छुआ करे, सिर्फ मैं यूज करूंगा, कोई ना छुआ करे। क्वार्टर ही उसका हो गया, अब तो क्वार्टर ही उसका होगा, ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, अब वो एक नौकर भी रखेगा अपना उसी क्वार्टर में, अब एक उनका नौकर भी रहेगा। अगर वो नौकर रख लेगा घर में, वो सैलरी अगर बेटा देगा तो उनका ही नौकर कहलाएगा वो। तो अगर वो कहेगा कि पिताजी का काम करो, तब वो नौकर काम करेगा। अगर वो अपने नौकर को कह देगा पिताजी का बिल्कुल काम नहीं करना, तो वो नौकर काम भी नहीं करेगा, क्योंकि अब उन्हीं का नौकर है। हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं यशोधर बाबू घरवाली को कि जो कुछ है अब वो बेटे ही का है, हमारा कुछ नहीं है। काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, जब तक हाथ पैर चलते हैं अपने हाथ से ही काम करना ठीक होता है। अगर नौकरों के भरोसे काम छोड़ दिया तो कारोबार समझो चौपट हो गया। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है कि पति कुछ कह रहे हैं, लेकिन नहीं सुनती, अनसुनी कर देती है उनकी बात। यानी कि बताया ना पहले कि पत्नी भी आधुनिक हो चली है, पर सुनकर अब चिढ़ती नहीं है, चिढ़ती भी नहीं है वो पत्नी। तो यशोधर बाबू सब्जी लेने के लिए पहाड़गंज गए, वहां से सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टर के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे। अब बहुत ध्यान से सुनना है। यानी कि उन्होंने ऑफिस से आकर के कहां पर प्रवचन सुना, पहले बिरला मंदिर में, पहाड़गंज से सब्जी ली, और ये सब बातें दिमाग में चलती रही। अब धीरे धीरे अपने क्वार्टर की ओर वो बढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है, अपने स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जहां 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हैं। 3 क्वार्टर जिसमें इनका निवास यशोधर बाबू का बस वो बचा हुआ है। तो उस क्वार्टर के पास वो पहुंचे। उन 3 में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में काफी टूट गए हैं, सब क्वार्टर टूट गए। एक बदरंग तख्ती में लिखा हुआ थोड़ी दिखाई देता है, उनका नाम वाईडी पंथ, क्योंकि सब तो गिर ही गए हैं, सिर्फ उन्हीं का क्वार्टर बचा हुआ है, जिस पर एक बदरंग, जिसका रंग भी उड़ गया है, लेकिन नेम प्लेट लगी हुई है दरवाजे में और डला हुआ वाईडी पंथ यानी यशोधर बाबू पंथ, ये लगा हुआ वो दिखाई देती है। तो आज यशोधर बाबू सब्जी का झोला लेते हुए अपने क्वार्टर के पास पहुंचते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंथ को यानी यशोधर बाबू पंत जी को पहले धोखा हुआ, जहां से अपने क्वार्टर तरफ नजर डाली, लगा कि अरे किसी हम गलत जगह आ गए क्या, लगता है ये हमारा क्वार्टर नहीं है, लेकिन जगह तो वही है जहां पर रोज आते थे। आज यहाँ पर बदलाव क्यों दिखाई देता है, लगता है कोई गलत जगह आ गए। क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी थी, उनके यहाँ कभी कार दरवाजे पर कभी नहीं पहुंची थी। तो अपने क्वार्टर के पास जब वो पहुंचे तो एक कार खड़ी हुई थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल दरवाजे पर खड़े हुए थे, उनके क्वार्टर के दरवाजे। बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे, यानी कुछ लोग उनके घर में प्रवेश कर रहे थे, कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे थे। बाहर बरामदे में, जब बरामदे की तरफ उन्होंने, बाहर अंदर नहीं गए, अभी हिम्मत नहीं पड़ी कि आज क्या हो रहा है घर में, तो बाहर से ही बरामदे की तरफ झांक करके देखा तो बरामदे में रंगीन कागज की झालरें लटक रही हैं, गुब्बारे लटक रहे हैं और रंग बिरंगी रोशनियां जल रही हैं, जैसे कि दीपावली में हम लोग झालर लटका देते हैं घंटियों की, तो वो रोशनियां भी जल रही हैं। फिर उन्हें जब गौर करके अपने घर में झांक करके देखा, उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया कि हाँ हमारा बेटा तो खड़ा है, ये भूषण, तो ये हमारी घर है ये, जिसमें कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा है। उस जो बाहर दरवाजे पर कार खड़ी हुई थी उसमें कोई साहब बैठ रहे हैं और हमारे बड़े बेटे भूषण से हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। फादर, जहां से फादर शब्द सुना तो लगा कि ये तो हमारी बारे में कुछ कह रहे हैं, यानी कि पिताजी को याद करते हुए उन्होंने कुछ शब्द कहे
उनको बधाई संदेश दिया पिताजी को। जब कहा कि ये तो हमारे बारे में कुछ कहा इन्होंने, तो यशोधर बाबू ठिठक गए, थोड़ी सी चौकन्ने हो गए, रुक गए। उन्होंने अपने से पूछा, अपने आप में ही पूछा, भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही अभी अंदर जाने की। पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा है आज, मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे क्वार्टर में। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को ही दिया, अपने आप से ही जवाब दे दिया। कहते होंगे ये लड़के बच्चे हैं ना, इनके कार्यकलाप है, इनकी क्रियाकलाप, इनकी ही माया है, यही लोग जाने क्या कर रहे हैं लड़के बच्चे। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी को कुछ मैम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। अब और गौर से देखा तो उनकी लड़की खड़ी हुई है, यशोधर बाबू की पत्नी खड़ी हुई है, काफी स्त्रियां, काफी मेहमान जो घर में आए हैं उनको विदा कर रहे हैं, वो लोग विदा कर रहे हैं मेहमानों को। लड़की की पोशाक क्या है, लड़की क्या पहने है, लड़की जीन और बगैर बाहें का टॉप पहने हुए है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे संभाव इम्प्रॉपर मालूम पड़ती है, कृपया ऐसे कपड़े ना पहना करो। लेकिन लड़की है आजकल की, वो सुनती ही नहीं है। कई बार यशोधर बाबू ने उसको टोका, लेकिन वह भी ऐसी जिद्दी है कि इसे ही पहनती है, जिस चीज को मैं टोकता हूं वही कपड़े वो लड़की पहनती है, ऐसी जिद्दी वो लड़की है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, ऐसा नहीं कि मेरे पक्ष में कभी बोल दे। अगर मैं बच्ची को डांटता हूं लड़की को तो मेरे ऊपर ही वो चिढ़ जाती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, तुम्हारे कहने से समझे, मेरी बेटी अब ऐसा न करेगी जैसा तुम चाहते हो। आजकल का जमाना है, जैसा उसके मन में आएगा वैसा वो काम करेगी, जैसा दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी, इस समय जब मैंने अपनी पत्नी को गौर से देखा कि बुढ़िया हो गई है 60-65 साल की, और ये भी आज कितनी सजी धजी खड़ी हुई है। यानी कि जब उसकी शकल सूरत मैंने देखी तो क्या किए है, होंठों पर लाली लगाए हुए है, बालों पर खिजाब हो गए हैं सफेद बाल, तो खिजाब बिल्कुल काले किए हुए खड़ी हुई है। जबकि ये दोनों ही चीजें, आप कुछ भी कहिए, यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम पड़ती है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीजें। बनावटी फोकस बनाना, असलियत से दूर जाना। यशोधर बाबू कहते हैं कि मुझे तो तनिक भी ये चीजें पसंद नहीं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर जब उन्होंने अपने क्वार्टर में, अपने घर में आधुनिक लोगों की भीड़ देखी तो अंधेरे में ही वो दुबके रहे कि मुझे कोई देख ना ले, इनके फोकस में मैं कैसे आ गया, है कि नहीं, कोई कुछ कहने ना लगे, तो अंधेरे में ही वो दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है, उनके बच्चे कभी कभी शिकायत कर देते हैं कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। काफी देर तक यशोधर बाबू खड़े रहे दुबके हुए अंधेरे में। जब कार वाले लोग, जो कार से मोटरसाइकिलों से लोग आए थे, जब काफी लोग निकल गए, चले गए दूर, तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। तब उनकी हिम्मत पड़ी कि अब मैं घर में घुसूं। जब भीतर पहुंचा तो बाहर से तो लग रहा था कि जैसे सब कोई चले गए हों, लेकिन जब मैं भीतर पहुंचा तो अभी भी पार्टी चल रही थी वहां पर। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र, यानी कि लड़कों के और लड़की जो थी उनके कुछ सहेली मित्र वगैरह, अभी भी कुछ रिश्तेदार वहां जमा थे, पूरे लोग नहीं गए थे अभी। उनके बड़े बेटे ने झिड़की, जहां से मुझे देखा, यशोधर बाबू कहते हैं जहां से बेटे ने मुझे देखा तो मुझे एक झिड़की सी सुनाई, पहले थोड़ी सी डांट सी लगाई। क्या क्या चिल्लाया वो लड़का, भूषण, बब्बा आप भी हद करते हो, आपने भी हद कर दी। अरे सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंच रहे हो आप, रोज तो 8 बजे आ जाते, आज और आपने आध घंटा लेट कर दिया, 8:30 बजे आए हो। अभी तक मेरे बॉस, जो अभी कार खड़ी थी ना बाहर, वो मेरे बॉस की गाड़ी थी, आपकी राह देखते रहे, आपको बधाई संदेश देना चाहते थे। तो मैंने कहा कि सिल्वर वेडिंग, किसकी सिल्वर वेडिंग? उन्होंने कहा कि अरे आज आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है। तो हमने कहा अपने बेटे से, यानी यशोधर बाबू कह रहे कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसी, अपने गुरु की भांति, किसनदा की भांति। तो उसका बड़ा बेटा क्या कहता है, सुनो पिताजी, तब से शुरू हो गई जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा, यानी कि 1,500 महीने की सैलरी जब से तुम्हारे बेटे को मिलने लगी, तब से ये चीजें हमारे घर में मनना शुरू हो गई। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी जी की, जो साल इसी साल SAS पास हुआ था, यानी कि एक और व्यक्ति उनके पास में खड़े थे। ये उन्होंने शब्द कहा कि जब से तुम्हारा ये बड़ा बेटा भूषण है ना, इसको 1,500 रुपए मिलने लगे, तब से आपके यहाँ ये पार्टी होने लगी। और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता था,
चंद्रदत्त तिवारी जो खड़ा हुआ था, यशोधर बाबू का दूर के रिश्ते, सगा नहीं था, दूर के रिश्ते से उनका भांजा लगता था, उसने ये टिप्पणी कर दी। अच्छा, यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, कई प्रकार की परेशानियां हैं, उनकी क्रियाकलाप यशोधर बाबू को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं, ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आ रहा हो कि 1,500 तो उसको सैलरी मिलती है तुरंत नौकरी लगने के बाद, और इतना ही ऊपर से कमाता है। बताओ तो कैसी नौकरी है इसकी, क्या करता है, गलत कार्य तो नहीं करता? उनको पसंद तो नहीं है ऐसे कार्य करना, कि उनको समझ में ही नहीं आता, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 माहवार, 1,500 के महीने की तो सैलरी प्लस कैनवेंस, अलाउंस एंड अदर पर्क्स पा जाना, कई चीजें 1,500 माहवार के अलावा भी कई उतना ही और ऊपरी कमाई उसकी हो जाती है। ये मामूली बात नहीं है इतनी कम उम्र में। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर चीज, हर नई चीज के संदर्भ में टिप्पणी की हो कि ये क्या हुआ, समहाउ मेरी तो समझ में नहीं आता, इसकी क्या जरूरत थी, तुम इसको घर में क्यों ले आए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता है ज्यादा सामग्री इकट्ठा करना, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चित ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। यानी कि हमारे घर में ये नई नई आधुनिक किस्म की सामग्री आती है तो लोग बाग अब हमें बड़ा आदमी समझने लगे हैं। इस चीज की थोड़ी सी अंदर अंदर खुशी भी हो जाती है कि बेटों के कारण हमें बड़ा आदमी समझ लिया जा रहा है आज। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया, जानते हो पहले चूल्हा जला करके लकड़ी कंडे से रोटियां सेकी जाती थी, लेकिन जब बच्चे हमारे गैस का चूल्हा लाए, यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया था जब गैस का चूल्हा घर में आया था, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी तो मुझे समहाउ रोटी जैसी लगती है। तथापि वह जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते, क्योंकि आज प्रत्येक घर घर में गैस चूल्हा हो गया है। अगर नहीं होता, बेटे हमारे गैस नहीं लाते, तो हमें लोग चपरासी श्रेणी का समझते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में भी, जब फ्रिज आया था तब भी मैंने टिप्पणी की थी, फ्रिज के संदर्भ में भी आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। फ्रिज को ले लिया है, इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना क्या अच्छी आदत है? यानी कि एक दिन बना लियो, 2 दिन तक रखे रहो तो तीसरे दिन खा लो, क्या बासा खाना खाना ये अच्छी आदत ठहरी? और यह ठहरा इसी काम के लिए फ्रिज लेते हैं लोग बाग। सुबह बना के रख लिया और शाम को खाओ। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को नहीं भाता है, इतना ठंडा कर देता है कि गला फाड़ देता है। यानी कि इसकी मुझे एक भी चीज अच्छी नहीं लगती, फिर इसकी जरूरत क्या है घर में, कहते हैं। मगर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान, जो साधारण हैसियत वाले हैं, हमसे भी निम्न स्तर के हैं, अगर हमारे घर में कभी आ जाते हैं और फ्रिज का पानी, ठंडा पानी उनको मिल जाता है अगर, तो अपने को धन्य अनुभव करते हैं। चलो इसी से खुशी उनके मन में आ जाती है। अब अपनी सिल्वर वेडिंग की वह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगी। जो लड़का उनकी सिल्वर वेडिंग यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह वहां मनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किए हुए, तो ये भी उनको वैसे विशेष पसंद नहीं आई। उन्हें इस बात से संतोष हो गया लेकिन कि जिस अनाथ, यानी कि बचपन में माता पिता गुजर गए थे, मैं अनाथ हो गया थे, बुआ के यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, तो जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कितने साल हो गए, हर साल मेरा जन्मदिन आता था, लेकिन कभी भी किसी भी जन्मदिन पर एक लड्डू तक मेरे घर में नहीं आया, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल करके किए, शादी के लिए भी कर्जा लेकर के मुझे शादी करना पड़ी, ऐसा अनाथ ये यशोधर बाबू बिना बगैर किसी खास धूमधाम के मेरा विवाह जिसका हुआ, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर, आज जब 25वीं वर्षगांठ शादी की आई, उस पर केक आया हुआ है। इतने से उनके हृदय में थोड़ी प्रसन्नता आ गई, ये सोच करके कि उनकी वर्षगांठ पर आज केक, 4 प्रकार की मिठाइयां, मैं एक एक लड्डू के लिए तरसता था जन्मदिन में, वो भी नसीब नहीं होता था। 4 तरह की मिठाइयां, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है, और मेरी ये सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है। चलो इससे ही उन्हें संतुष्टि का भाव हो जाता है। आगे पार्टी कैसी बनती है, क्या होता है, ये अगले वीडियो में डालेंगे। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।